नमस्कार, राजीव टाइम में आप सभी का स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में सीएम नाम की घोषणा कर दी है और नाम सबके जो जुबानों पर था, जो सबके दिमाग पर था, जो सबके दिलों में था, वो ही नाम पे मोहर लग चुकी है, शुवेंदु अधिकारी। आज स्टूडियो में मेरे साथ फिर से मौजूद हैं मेरे ग्रुप डिजिटल एडिटर राकेश राठौर साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दो डिस्कशन हो चुके हैं। बंगाल में पहले हमने बातचीत करी कि किसकी सरकार बनेगी, उसके बाद एनालिटिकल अप्रोच रखी, अब घोषणा हो चुकी है। और जो बंगालियों के दिल में था इमोशन, वो गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से निकल के आज आ चुका है। अब मैं आपके यहां पहला सवाल जो रख रहा हूं, शुवेंदु अधिकारी जो कभी ममता दीदी के सबसे करीबी सहयोगी थे, अब बंगाल के मुख्यमंत्री बन रहे हैं। क्या यह ट्रेजेडी ऑफ पॉलिटिक्स है या पॉलिटिकल मैच्योरिटी का उदाहरण? क्या पूर्व में टीएमसी नेता के रूप में वो बंगाल में सच्चा परिवर्तन ला सकते हैं? आपकी एनालिटिकल अप्रोच और आपके एक्सपीरियंस से आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है अनिकेत, आपने जो पूछा। हम लोग पिछले 8 दिन से बंगाल 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 देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। आज घोषणा हुई है, अमित शाह ने सीधे तौर पे कहा है अगले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी होंगे। ये भी बात सही है कि वो ममता बनर्जी के काफ़ी करीबी थे, पर नंदीग्राम आंदोलन को लेकर के उन्होंने सड़क पर बहुत काम किया था। कुछ सीटों को लेकर के तृणमूल और इनमें छिड़ी बात, तो वो बीजेपी में आ गए। हाँ, जॉइंट किलर तभी से ही नाम आ गया सामने। जॉइंट किलर नाम आ गया। अब दूसरी बात ये है, जब आज इस देश के शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, तो गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये घोषणा की कि बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे शुवेंदु अधिकारी, तो बंगाल के वो जितने भी वोटर्स थे जिन्होंने एक तरफा वोटिंग करके तकरीबन 92% का जो वोटिंग बैंक था, उस वोटिंग में जिन्होंने वोट किया उनके दिल खुश हो गए, क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि हमारे पे राज शुवेंदु अधिकारी करे। क्योंकि शुवेंदु अधिकारी आज के नेता नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी के नेता है। शुवेंदु अधिकारी पूर्व में टीएमसी में भी थे, टीएमसी में भी लोगों के लिए काम किया उन्होंने। बिल्कुल। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में है। शुवेंदु अधिकारी में ये गुण आया कैसे? उनके फादर थे शिशिर अधिकारी, वो भी दिग्गज नेताओं में बिल्कुल शुमार थे। मेदिनीपुर लोकसभा से वो मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे। तो ये जो शुवेंदु अधिकारी की जो क्वालिटी है, ये परिवार से आई है, खून में है राजनीति। 1970 का जन्म है इनका। तकरीबन मैं समझता हूँ आज 56 साल 57 साल के हो गए। बिल्कुल। हर बार एक बात सुनते थे हम कि मोदी का सीना 56 इंच का है, मगर आज शुवेंदु अधिकारी खुद 56 वर्ष के बाद बंगाल पर भगवा में बंगाल कर चुके हैं। तो 56 इंची सीने वाले का उनने 56 साल की उम्र में भगवा में कर दिया। जो मुखर्जी की जो वहाँ पर जो इनकी जन्मस्थली थी, उन्होंने ये कहा था कि एक बार बंगाल में भगवा में होना चाहिए। उनका सपना साकार हुआ। भारतीय जनता पार्टी तो ये चाहती थी कि एक ना एक बार हमारा बंगाल हो, वो हुआ। अब बंगाल हो गया, मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, शपथ ले रहे हैं, शपथ ले चुके हैं। उसके बाद का असली गेम चालू होगा। 15 साल की जो ममता सरकार थी, पहले तो वो डैमेज कहाँ क्या क्या हुआ, बिल्कुल, उन सबको रेक्टिफाई करके ही वो आगे कोई नया निर्णय लेंगे। कारण जिसे आज उन्होंने उनके भाषण में हमने सुना, जब शुवेंदु अधिकारी ने बोला, तो सबसे पहला उनका एक ही भाषण था, संदेश खाली पर एक समिति बनकर, कमेटी बनकर के जांच होगी। इसका मतलब ये है कि शुवेंदु अधिकारी ने सोच लिया है और पॉइंटेड कर लिया है कि कहाँ मुझे सर्जरी करना है। वो एक मुख्यमंत्री की तरह नहीं, एक मास्टर सर्जन, एक डॉक्टर की तरह बंगाल को सुधारने के लिए तैयार। मतलब सबसे पहले जो बंगाल के आबो हवा में एक कीड़ा लगा हुआ था, मैं कीड़ा बोलूँगा, उसको
तकलीफ बोलूँगा, एक बीमारी बोलूँगा, जो आबो हवा में एक बीमारी फैल चुकी थी। संदेश खली जैसी घटनाएं होती हैं बंगाल में, दुर्गा पूजा वाले दिन हिंसक झड़पें होती हैं, बहुत सारी हमने ऐसी सुनी भी है खबरें। हाँ, ऐसी खबरें हमने पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं। और खुलकर बोले तो वो 24 परगना का इलाका, नॉर्थ 24 परगना का इलाका, डर लगता है कई बार वहाँ जाने में। वो डर अब खत्म होगा। उसके लिए क्या? उसके लिए डर इसलिए खत्म होगा, टीएमसी के वर्कर्स जो थे, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी पहले भी टीएमसी में थे, तो कहीं ना कहीं क्या उनके दिमाग में अब वो नाराजगी नहीं होगी कि ये हमारा साथी आज हमारे ही खिलाफ खड़ा हो रहा है? देखिए क्या होता है, जिसकी सत्ता होती है, जिसमें दम होता है, उधर सब होते हैं। तो हो सकता है कि जो लोग टीएमसी के थे वो अब शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनने बाद भारतीय जनता पार्टी के हो जाए। ये भी बड़ी बात है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, हमने पहले भी ऐसे खेल देखे हैं। जिस क्षेत्र में जाने से डरते थे वहाँ पर लोग भगवा मय करके स्वागत करेंगे। स्ट्रेटेजिकल पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ होती है जिसे शुभेंदु अधिकारी बहुत बारीकी से जानते भी हैं और बारीकी से करना भी चाहते हैं। फिर उसके बाद में जब एक अच्छा मास्टर सर्जन होता है, उसके बाद में सुपर सर्जन भी होते हैं। तो सुपर सर्जन कौन? समीक भट्टाचार्य जैसा नाम, बिल्कुल, प्रदेश की कमान जिनके हाथ में, बिल्कुल, संघ का सपोर्ट जिनके पास, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्य प्रणाली, कार्य की जो नीति है उसे बेहद करीबी से जानने वाला, जब उस व्यक्ति का ब्रेन चलेगा और एग्जीक्यूशन इधर का चलेगा, तो जब दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ना तो बहुत सारी चीज़ें सामने दिखेगी। बंगाल बदलता हुआ नज़र आएगा। जिस बंगाल में लोग जाने के लिए सोचते थे कि यार वहाँ क्या होगा, ट्राम होगी, 2 रुपये 3 रुपये, ये आज भी झालमुड़ी होगी, वही इडली सांभर। आने वाले समय में बंगाल आपको एक अलग नए बंगाल में दिखेगा। अमित शाह ने भी सीधे कहा है कि बंगाल बदलेगा, भगवामय हुआ बंगाल। अमित शाह के भी बहुत अच्छे वर्डिक्ट आए थे। उन्होंने काफ़ी सारे भाषण में उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ कही कि कला, साहित्यिक और संस्कृति, ये जो तीनों चीज़ें वो बंगाल का नेतृत्व करती थी भारत में। बिल्कुल, क्योंकि बंगाल सर इतिहास से भी उठा है ना, तो बंगाल राजधानी था। ब्रिटिशर्स का भी लालच बंगाल में था। असली सोने की चिड़िया जिसे बोला जाता था वो बंगाल ही सोनार बांग्ला क्यों? सोनार बांग्ला, सोनार बांग्ला इसीलिए कहा जाता है। तो सोनार बांग्ला पे जब भगवा हुआ, और देखिए इतना समय हो गया है लिखते लिखते या देखते हुए या पढ़ते हुए, आज राजनीति को रिकॉर्ड करते हुए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चीज़ कहें कि काम तो वो करते हैं, चाहे वो प्रदेश हो चाहे देश हो, काम तो उन्होंने किया है। तो जब बंगाल में वो आए हैं तो डबल तेज़ी से काम करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करके बंगाल को बहुत एनालिटिक सोच के साथ में बदलाव लाएंगे। शुभेंदु अधिकारी ऐसे व्यक्ति होंगे जिस पर पूरा दारोमदार होगा। बिल्कुल, समीक भट्टाचार्य की प्लानिंग होगी और अमित शाह का प्रेशर होगा। बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर। ममता बनर्जी, आपने बोला ममता बनर्जी का 15 साल का किला। ममता बनर्जी के 15 साल के शासन के बाद शुभेंदु अधिकारी को बंगाल में सबसे बड़ी चुनौती क्या मिलेगी आपके हिसाब से? सबसे बड़ी चुनौती बंगाल को शुभेंदु अधिकारी को ये मिलेगी, क्योंकि एक्चुअली क्या है, बंगाल रहा है कामरेड कम्युनिस्टों का, बिल्कुल, और टीएमसी। अब क्या होता है, जिसके हाथ में कुछ नहीं होता ना, उसके पास में सबसे बड़ा विरोध का हत्था होता है। आप कुछ भी करो, मैं विरोध करूंगा, चाहे वो सही, मैं धरना चाहे करूंगा, वो मैं आंदोलन करूंगा। ये सोच अब टीएमसी में आ सकती है। जैसे ही उनकी जांचें होंगी, बहुत सारी तमाम सारी जो जांचें जो उन्होंने कृत्य किए होंगे, जब वो फाइलें खुलेंगी, हर फाइलें खुलेगी, हर किसी आरोप लगेगा, प्रत्यारोप होगा। आप धरने प्रदर्शन आए दिन, हम साल 2 साल तक तो धरने प्रदर्शन से ही बाहर नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। ये जिनकी स्ट्रेटजी होगी, क्योंकि आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी जब चुनाव हारी तो उन्होंने बोला मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मतलब जिद्दीनेस। बिल्कुल, क्या रिजिडनेस, मतलब ये क्या है? एक और बयान आप अगर आया। हार गए तो स्वीकार करो। अगर हम बात करें तमिलनाडु की, स्टालिन ने क्या कहा, मैं मेरी हार स्वीकार करता हूँ, तमिलनाडु की जनता ने मुझे नहीं चुना, विजय थालापति को चुना, ठीक है। एक सबसे बड़ा, अपन लीग से थोड़ा हट रहे हैं, बंगाल से सीधे तमिलनाडु पे जा रहे हैं, बट है तो राजनीतिक चर्चा ना। वाकया ये था कि जब स्टालिन ने ये कहा कि भाई मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, सबके पास आया, सबको धन्यवाद दिया, विजय थालापति को बोला कि आप करो राज,
राजनीति में बहुत कम कलेजे वाले होते हैं जो ये वर्ड बोलते हैं। उन्होंने ये कहा कि अगले 6 महीने तक हम आपका किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करेंगे। स्टालिन का बयान, आप सोचिए कितना बड़ा, कि मैं हारा और मैंने बोला कि 6 महीने तक राज करो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो उसके राजनीति टेस्टिंग हो जाएगी ना, और राजनीति में उस व्यक्ति का क्या मैच्योरिटी होगी। इसी को मैच्योरिटी बोलते हैं कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी, जो हमने पहले प्रश्न में किया कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी M.K. स्टालिन, करुणानिधि के बेटे। और दूसरी बार तो वो फैमिली लेगेसी चली आ रही है राजनीति की, वही लेगेसी तो वो यहाँ पर भी मिलेगी शुभेंदु अधिकारी के साथ। हाँ, तो वो ये जानते हैं कि 6 महीने तक अगर इनका कारभार ये नहीं समझ पाए, फिर उसके बाद हम आएंगे कि तुमने क्या गलत किया, क्या सही किया। तो ये मौका तो दो किसी को, अगर किसी को अपन ने स्थापित किया है उसे समय तो दो समझने का, इनके बारे समझने का। एक प्रांत चलाना, एक देश चलाना, एक प्रदेश चलाना या एक शहर चलाना बहुत बड़ा टास्क होता है। घर के 4 बर्तन नहीं संभाल पाते हैं। बिल्कुल, घर में अगर 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, उनको संभालने में ही माँ बाप, बच्चे बच्ची, आज न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, वहाँ नहीं संभाल पाते। भाई साहब, देश संभालना, प्रदेश संभालना है, इतने सारे लोगों को संभालना, अलग अलग मेंटालिटी, अलग अलग माइंड, हर एक मेंटालिटी को संभालना, हर एक समाज को संभालना, हर एक योजनाओं को संभालना, गरीब तबके को क्या देना है, अमीर तबके को क्या देना, व्यापारिक लोगों को क्या देना है, सामाजिक, इतना बड़ा जब काकस को समझना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। और फिर ऊपर से टीएमसी जैसी बदनाम पार्टी, मैं बदनाम बोलूंगा, टीएमसी जैसी बदनाम पार्टी भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और सांप्रदायिकता। आप लोगों ने देखा होगा ईडी की फाइलें ले ली थी उन्होंने, ममता बनर्जी ने। वहां तो सीबीआई और ईडी की नहीं चल पा रही थी, तो फिर राष्ट्रपति को सुरक्षा नहीं मिल रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मुख्यमंत्री, अपने गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 321 से ज़्यादा लोगों के, जो कार्यकर्ताओं के जो बलिदान थे, उन बलिदानों का हम सम्मान करते हैं और बंगाल में उनको एक सम्मानजनक तमगा मिलेगा, ये कहा उन्होंने। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात ये कि जब बंगाल वो जीते, असम वो जीते, हमारी सीमाएं सुरक्षा हुई। बिल्कुल, बॉर्डर एरिया है। हाल ही में देखा होगा आपने कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या हो गई, चंद्रनाथ रथ की, वो भी बहुत दुख का विषय है। मैं कहीं ना कहीं मन से शुभेंदु अधिकारी मन से तो शपथ ग्रहण करने में उन्हें ये लगेगा कि मेरा करीबी जो मेरे साथ रहता था, मेरी बातों को समझता था, वही नहीं है। ये बहुत खास चीज होती है। कितना बड़ा दुख होगा कि जब मेरा सबसे खास आदमी इस दुनिया में नहीं हो और मैं वहाँ पर लड्डू मिठाई खाऊं। और वो बंदा ऐसा था ना कि वो बॉर्डर एरिया को जानता था, वो 20 साल एयरफोर्स में सर्विस दे चुका था। चंद्रनाथ रथ, वो 20 साल एयरफोर्स, फिर उसने उस पार्टी को चुना जो देश के लिए काम कर रही थी, उसके बाद उसकी ऐसी हत्या होती है। ये बात तो सही है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते, नहीं तो डिस्कशन बहुत लंबा चला जाएगा। शुभेंदु अधिकारी के सीएम बनने से पश्चिम बंगाल की राजनीति, विकास और सांप्रदायिक समीकरण पर क्या क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा? मतलब लंबे समय में अब क्या होने वाला है? आने वाले 6 महीने तो वेट एंड वॉच करना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको शुभेंदु अधिकारी को देखना होगा करीब से। क्यों? उन्हें ज़्यादा वक्त इसलिए नहीं लगेगा। अपन 6 महीने अगर बोलते हैं कि एनालिसिस के हिसाब से, तो हो सकता है वो चीज़ रिजल्ट 2 महीने में देते, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष भी रहे, समझते हैं, वो अंदर नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं। ममता की कार्यप्रणाली को भी समझा और उसका विरोध भी किया विधानसभा में। जब विरोध किया, विधानसभा में मिनट्स पढ़े, उनकी कार्यप्रणाली को जानते हैं, तो वो चीज़ों को समझने में, हाँ, अगर कोई नया व्यक्ति आता तो उसे समझने में समय लगता। वही बुजुर्गों ने बोला है ना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? तो वो जवाब आता है कि कोई पुराना दोस्त, क्योंकि वो हमारी रग रग से वाकिफ है, वो हमारे कॉन्स और प्रोज से वाकिफ है। इतने करीबी रहने के बाद में ममता बनर्जी के दूर हुए वो, उसके बाद में ममता भी कितनी फ्रस्ट्रेट हुई थी। आज भी ममता विचलित है, हार के बाद में भी। आप समझिए ममता बनर्जी की स्थिति क्या होगी बंगाल में। बहुत सारे लोग आने वाले समय में देखेंगे कि एक दौर चला था कि बीजेपी ज्वाइन की मध्य प्रदेश, कोई भी आ रहा था मध्य प्रदेश में, तो लॉट चलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, इनने भी कर लिया, आज उनने भी कर ली। तो बीजेपी इतनी रणनीतिक वाली पार्टी है कि हो सकता बंगाल में भी लाइनें लग जाए कि हमारे हमारे हमारे, तो वहाँ का परिदृश्य अलग होगा। वो परिदृश्य ही अलग होगा, वो विकास ही अलग होगा। अभी तो 2-3 महीने तक ये इस आभा और इसमें जिएंगे ये,
कि यार इस बंदे को भी ले लेते, इसको भी ले लेते, इसको भी ले लेते, इसको भी ले लेते हैं, फिर इसके बाद में विकास पे बात करेंगे। तो 2 महीने 3 महीने पहले उन्होंने सबसे पहले संदेश खाली कर लिया। वो मार्मिकता चीज़ है और लोगों की भावनाएं जुड़ी थी वहाँ कि यार बहुत ज़्यादा श्रृंगार हुआ था, वो ठीक भी नहीं था उनके लिए। अगर शुभेंदु अधिकारी बोला तो शुभेंदु अधिकारी यहाँ थे ना, टॉप पे हो गए, वो उस चीज़ को टच कर दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है ये कि पहले ही बयान पर आकर गए। फिर अगला अमित शाह का सपोर्ट, फुल सपोर्ट, बोला ना उन्होंने कि मैं मोदी का बच्चा हूँ, मैं मोदी के शिष्य हूँ, मैं मोदी के कर कमलों पे चलूंगा। तो मोदी जी को कम समझते हैं क्या आप? नहीं, आप देखिए 2014 से लेकर के कितनी एयर स्ट्राइक हो गई, कितने सारे काम हो गए। तो मोदी का जब कोई कहता है कि मैं मोदी का शिष्य हूँ या मोदी का बच्चा हूँ, जैसे रंगनाथ की माता राम से जब वो मिले थे तो उन्होंने बोला था कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। चंद्रनाथ रथ की, हाँ बिल्कुल। उनकी माता से अगर बात करें ना बंगाल में, तो शायद जब मिलन हुआ था उनका, तो वो भी भावुक तो थे, पर उन्होंने ये बोला था कि मैं करके बताऊंगा। एक डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं एक आखिरी प्रश्न के साथ। थोड़ा सा साइड चलते हैं, बंगाल से ही लगा हुआ राज्य उत्तर प्रदेश की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। योगी आदित्यनाथ को गद्दी मिलती है क्योंकि उनके राइट हैंड कृष्णनंद राय को गोलियों से भून दिया जाता है गाड़ी में। चंद्रनाथ रथ की हत्या, क्या सिंपैथी नहीं हो सकती है कि अभी इस वर्तमान आदमी का पिए गया है और इसको सीएम बनना चाहिए, कि ये भी योगी की भाषा बोले कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला? मुझे लगता है बीजेपी सरकार को हमने इतना देखा भी, पढ़ा भी और लिखा भी, ये तो इतनी निचले स्तर पर तो राजनीति नहीं करेगी कि किसी की मौत करके सिंपैथी वोट्स के हिसाब से नहीं करेगी। दूसरी चीज़ क्या है, बीजेपी में एक थोड़ी सी समझ भी और राजनीति भी और थोड़ा सा संघ का एक समझ भी होती है, संघ का मार्गदर्शन भी। संघ का, अगर हम संघ पे आते हैं, बंगाल और केरला 2 राज्य ऐसे थे जहां संघ मजबूत पकड़ नहीं बना पाया, क्योंकि 1925 में संघ की शुरुआत हुई, 1925 में भारत में कम्युनिज्म की शुरुआत हुई, और यही दोनों राज्य थे जो प्योर कम्युनिस्ट थे। केरला से कम्युनिज्म खत्म हुआ, आज बंगाल से भी हो चुका है। अब क्या स्थिति होने वाली है संघ की? कौन कहता है कि संघ कहीं कमजोर था? नहीं, संघ कमजोर नहीं था, लेकिन जिस परिदृश्य से वो मध्य प्रदेश में दिखता है, जिस तरह वो दिल्ली में दिखता है, जिस तरह वो नागपुर में दिखता है, हम हमारी पत्रकारिता का एक रस बताते हैं कि संघ को आप समझते हैं कि कमजोर है या संघ मजबूत है। संघ कभी कहते ही नहीं कि मैं कमजोर हूँ या मैं मजबूत हूँ। संघ है, वो व्यक्ति का निर्माण करता है, व्यक्ति का निर्माण करता है, संघ कुछ नहीं करता है। संघ के हमने इतने सारे इन लोगों के वर्जन सुने, जब इनकी बैठकें या जब भी इनका पत्रकारों से संवाद होता है, यही बोलते कि हम कुछ नहीं करते, हम तो व्यक्ति का निर्माण कर देते, जो करता व्यक्ति करता है। संघ सब जगह है। कहते हैं ना कि कोई चुपचाप से आता है और परिणाम बदल कर चला जाता है। अब वो कौन है कोई भी नहीं जानता। बिल्कुल, मैं भी कोर्ट नहीं करता हूँ कि कौन है, पर ये कहा जाता है। हो सकता बंगाल में भी कोई आया हो, परिणाम बदल करके चला गया हो, पेपरों में भी छापा बहुत सारे लोगों ने, बट हम इसलिए नहीं कह सकते कि हमें किसी को पता ही नहीं कि कौन था वो, इसलिए उस पर बात भी नहीं करते। तो चुपके से कोई साइकिल से आया, परिणाम बदला, चुनाव जिताया, चले गया। अब वो कौन था? या तो कोई अदृश्य शक्ति होगी, देवी शक्ति मान लो, या कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आकर के चले गए। तो कौन किस रूप में आए वो पता नहीं होता। अब पर कुछ भी कहो, बंगाल अब जो 15 साल से नहीं जी पा रहा था, वो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की कुछ कार्य प्रणाली उसे सांस देगी, दम देगी या ऑक्सीजन के रूप में काम करेगी। साथ ही जो बॉर्डर वाला काम है बांग्लादेश और बंगाल, वहाँ पर घुसपैठियों के लिए सीधा अमित शाह ने कहा है कि घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालेंगे। बिल्कुल। तो ये सर्जरी जब होगी ना, तो इस देश में बहुत बदलाव आएंगे। तो बेसिकली कंक्लूड करते हैं पूरे डिस्कशन को, और ये कह सकते हैं कि बीजेपी के आने के बाद, बंगाल की सर्जरी होने के बाद, अब बंगाल उस बीमारी से उभर पाएगा और सही हो पाएगा, डेवलप हो पाएगा, ये देखना होगा। बाकी ऐसे डिस्कशन के लिए आप जुड़े रहें हमारे राजीव टाइम्स के साथ। हम आपसे मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंदौर को स्वच्छ बनाए रखें। नमस्कार।
जब मुद्दे बढ़ते हैं और सुनवाई कम हो जाती है। जरूरत होती है एक ऐसी आवाज की जो सीधे जनता से जुड़े, अब हर गली हर मोहल्ला बनेगा खबर का हिस्सा, जहां उठेगा हर सवाल जनहित के मुद्दों, बेबाक अंदाज बिना किसी दबाव के, सिर्फ सच और जनता की आवाज। राजीव टाइम्स लेकर आ रहा है एक खास कार्यक्रम, जनता के बीच जनता की बात। हम आ रहे हैं आपके बीच, आपकी आवाज को बुलंद करने, देखना ना भूलें राजीव टाइम्स पर, क्योंकि अब बात होगी जनता के हक